अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कायम किए गए हैं उसमें नई पेशरफ्त हुई है। उसमें आज अहम तरीन रिमार्क सामने है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो समाअत जारी थी तो कल भी हमने बताया कि 1.5 से 2 मिनट में या 3 मिनट में जो है वो मुख्तलिफ जो अपीलें हैं उनकी समाअत की गई और तहस नहस हो गया। वो इसलिए भी कि जो रिटर्निंग अफसरान की अहलियत है उन पे न सिर्फ सवालात उठाए गए बल्कि उनकी ब्यूरोक्रेसी वो किस तरह चलाते होंगे उससे भी एक कली खुल गई है। अब यकीनी तौर पर तमाम वो सियासी जमातों के नुमाइंदे भी होते हैं, तमाम सियासी जमातों की सिफारिशों में भी भर्ती किए जाते हैं, रिश्वत के एवज भी भर्ती किए जाते हैं। तो उनकी अहलियत पे तो उस वक्त तो कोई सवाल नहीं उठाता कि वो किस हद तक अहल है। लेकिन जो रिटर्निंग अफसर बने हैं और उसके बाद फिर उनको जो इख्तियार दिया गया है, अब वो इख्तियार जब अदालतों में आ रहा है, ट्रिब्यूनल्स के जस्टिस जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जजेस तैनात हैं, जब उनके सामने आ रहा है तो खुल के सामने हो रहा है कि कितने काबिल हैं वो। तफसीलात बड़ी अहम है। ये वीडियो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आखिर तक देखिएगा। और अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और उसके बाद अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मैं चूंकि आज जो मुख्तलिफ अपीलें ज़ेर समाअत थी उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उसमें चाहे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी हों, खुर्रम जमान हों, या उसके बाद फिर अगर हम बात करें मुजम्मिल असलम की और दीगर गौहर खान, फहीम खान, अताउल्लाह खान एडवोकेट और जो फिजा जीशान, उसके अलावा मखदूम फहीम है, इसके अलावा जो दीगर यानी कि क्योंकि कराची और हैदराबाद डिवीजन की जो अपीलें हैं यहाँ सिंध में जो कायम किए गए हैं, कराची सिंध हाई कोर्ट कराची में जो ट्रिब्यूनल, तो यहाँ समातें हो रही हैं। तो उसमें आज जो है वो बड़ी दिलचस्प और अजीब गरीब सी समात हुई। गुज़श्ता रोज जो जैसे आपने अहलियत के हवाले से रिमार्क्स दिए थे खादिम हुसैन तुनिया साहब को कि उन्होंने कुछ वजाहत की है और वो भी आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद फिर दीगर अपीलों पर क्या कुछ हुआ है वो देखते हैं। आपको आप खुद सुनेंगे, हैरान होंगे। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी मैं जब गया तो मैंने जो है वो देखा टीवी चैनल्स की हेडलाइन में था रिटर्निंग अफसरान के बारे में, तो मैंने तो एक रिटर्निंग अफसर के ऊपर ये बात की थी, लेकिन तासुर ये मिला कि जैसे मैंने सब रिटर्निंग अफसरान के बारे में बात की। बुनियादी तौर पर ये केस था जिसमें ये उन्होंने रिमार्क्स दिए वो ये था कि एक PS 77 है जामशोरो के इलाके का, जिसमें साबिक वजीर आला मुराद अली शाह साहब के मद्दे मुकाबिल एक उम्मीदवार थे, शाहिद ओडो नाम था उनका। तो वो चूंकि दुकानदार हैं और उनके पास जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उनके चूंकि ये शर्त भी होती है कि आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और आप जिन जो इंतखाबी अखराजात होंगे उस बैंक अकाउंट से ही आपने खर्च करने हैं, तो वो उस वक्त उनके पास नहीं था। लेकिन उनको उनका ये कहना है कि जब रिटर्निंग अफसर ने जो कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उन्होंने कागजात वसूल करते हुए मुझे ये कहा था कि बैंक अकाउंट जो है वो खुलवा लो, उसके बाद जो है तुम्हारे कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। तो मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है कागजात नामजदगी मेरे मुस्तरद कर दिए गए। तो उस पर उनका ये कहना था, देखें जी हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो और इलेक्शन होने भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन में ये जो बैंक अकाउंट खोलने की जो शर्त है इलेक्शन एक्ट में ये नहीं है कि बाद में भी खोलेंगे तो कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। तो लिहाजा एक तो ये चीज है कि अगर कोई कहता है यानी कि कोई रिटर्निंग अफसर कहता है जी ये चीज कर लो, यानी कि बैंक अकाउंट बाद में खोल लो और उसके बावजूद भी तुम्हारे कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, तो किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। उनका कहना था कि देखें, ये अल्लाह का निजाम है और अल्लाह ताला का जिस तरह निजाम है कि सूरज जो है मगरिब से जो तलू नहीं हो सकता, तो वो मगरिब से तलू नहीं हो सकता, वो मशरिक से ही तलू होता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जामशोरो के रिटर्निंग अफसर की जो हालत-ए-दार थी उस पर भी रिमार्क्स दिए, जिसमें वो कहते हैं जी देखें ये सूटेड बूटेड है और जामशोरो कोई गरीब हल्का भी नहीं है, इलाका भी नहीं है कि वहां पर ये ऐसे लग गए हों। लेकिन ये है कि इनकी हालत देख के चूंकि अब मैं मजीद तो इस तरह की बात नहीं करूंगा क्योंकि कल भी टीवी पे चल रहा था, लेकिन ये है कि इनकी हालत से लग रहा है कि ये ऐसे नहीं लगे होंगे। तो बहरहाल उन्होंने इस तरह की सख्त रिमार्क्स दिए। उसके बाद अगर हम अदनान और करीम मोहम्मद साहब की बात करें तो वहां पर फिजा जीशान और उसके अलावा जो मखदूम फहीम है और दीगर जो PTI के उम्मीदवार थे उनके जो कागजात थे उस हवाले से समाअत हुई। यकीन मैंने आज मेरे ख्याल में कोई 10-11 अपीलों पर उन्होंने फैसले किए। 10-11 अपीलों में उन्होंने तकरीबन बमुश्किल कोई 7-8 अपीलों पर जो है वो 7-8 मिनट या उससे भी कम वक्त में उन्होंने जो है वो बोर्ड को निपटा दिया। अपीलों पर फैसले भी हो गए और अपीलें मंजूर भी हो गई। बुनियादी वजह जो ये थी कि देखिए जी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है
उनका ये कहना था कि अगर किसी पे मुकदमा दर्ज है तो इलेक्शन एक्ट में ये चीज शामिल नहीं है कि किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, उसका फैसला भी नहीं हुआ, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इल्तवा का शिकार है, तो उसके बाद फिर उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यकीनन उनका जो स्टाइल था, वो अगर मैं स्टाइल बताऊं तो आप भी खुद हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं जी जाओ बाबा, जाओ इलेक्शन की तैयारी करो और जाके इलेक्शन लड़ो। ये जो उम्मीदवार मुख्तलिफ आए और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो वकला थे उनको उन्होंने उनसे मुकालमा करते हुए कहा, और उसके बाद फिर जैसे कहा कि ये इसका बैंक अकाउंट नहीं था, उस वक्त रिटर्निंग अफसर ने जो है वो कागजात मुस्तरद कर दिए, तो उन्होंने कहा बैंक अकाउंट खुल गया, चलो जी कागजात नामजदगी मुस्तरद मंजूर, अपील लाओ। और उसके बाद फिर दूसरा कोई था कि जी उनकी उसके उस वक्त दोहरी शरीयत नहीं थी, दोहरी शरीयत तर्क कर दी, और उसके बावजूद भी रिटर्निंग अफसर ने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दी, उन्होंने कहा दोहरी शरीयत तर्क कर दी, जी हाँ बिल्कुल कर दी, ओके अपील लाओ। इस तरह उन्होंने वो किया। कहने का मकसद ये है कि वो फैसले बड़ी बारीकी से भी लिखते हैं, बड़े जामे फैसले भी लिखते हैं, लेकिन चूंकि रिटर्निंग अफसरान की तरफ से जो नाअहली थी वो खुल के वाजे हो चुकी है, क्योंकि वो जब कोर्ट में आके बैठते हैं जस्टिस अदनान करीम अमन साहब या हमारे दीगर जजेस भी, वो पूरी फाइलों को पढ़कर आते हैं कि फाइल में लिखा हुआ क्या है, एतराज क्या है, वो पूरी फाइलों का जायजा लेने के बाद फिर उसके बाद फिर ओपन कोर्ट में आते हैं। उन्होंने न सिर्फ जई तई फेर दी बल्कि तहस नहस कर दिया उनको। रिटर्निंग अफसरान के ऊपर उन्होंने रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रिटर्निंग अफसरान ने शौकिया का लफ्ज इस्तेमाल किया कि शौकिया जो है उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद की है, उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। यानी कि अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है तो उसका इस बुनियाद पर उसको कागजात नामजदगी उसके मुस्तरद नहीं किया जा सकते या उसको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, जाओ और जाके इलेक्शन लड़ो। तो इस तरह उनकी जो वो अदालत में हुआ, उनके ट्रिब्यूनल में हुआ। फिर अगर हम अरशद हुसैन खान साहब की बात करें तो वहां पर अवाब अलवी जो कि सदर पाकिस्तान के साहबजादे हैं, और उसके बाद फिर खुर्रमशेर जमान जो कि साबिक MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद फहीम खान हो गए, असलम खान हो गए, और उसके बाद फिर गोहर खान गोहर खटक MP हैं, और उसके बाद अताउल्लाह एडवोकेट MNA साबिक हैं। उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए और रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दिए गए। अच्छा, चूंकि ये सारी जब कार्रवाई हुई, आज जो 70 अपीलों पर नोटिस जारी हुए और बेशतर जो अपीलें मंजूर हो गई, और उसमें बेशतर में से भी बेशतर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अच्छा, आजाद उम्मीदवार भी चूंकि धड़ाधड़ जिस तरह आ रहे हैं, आज भी जैसे मैं कहूंगा कि मोहसिन पंवर के जो कागजात नामजदगी थे उस हवाले से भी जो उनको भी उन नोटिस जारी किए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 अपीलें दायर की गई हैं। एक तो आज जो है अपील जो दायर की गई थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। उनकी जो है वो NA 242 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, मंजूर हुए थे, तो उसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। इसके अलावा PTI की तरफ से भी जो है वो उनके जो हलफनामा था उस पर जो है सवालात उठाए गए, जिसमें बताया गया कि शहबाज शरीफ ने कहा अपने हलफनामे में कि वो किसी किस्म का कारोबार नहीं करते और वो डिपेंडेंट है अपने साहबजादे हमजा शहबाज के। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो या उनकी बीवी जो है कोई कारोबार नहीं करते, किसी किस्म का काम नहीं करते। उनके जो कागजात नामजदगी मंजूर किए गए रिटर्निंग अफसर की तरफ से, उनको जो है वो मुस्तरद किया जाए और उसके बाद इनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। इसके अलावा सालेहीन है जो 113 PS से नून लीग के उम्मीदवार है, उनका बताया गया है कि जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, उसमें जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जमा कराया उसमें वो किसी और शख्स की थी, उसमें वल्दियत भी मुख्तलिफ है और साल भी मुख्तलिफ है। उसके बाद फिर अपने वो कहते हैं जी मैट्रिक उन्होंने किया हुआ है, तो जाली उन्होंने डिग्री मैट्रिक की जमा कराई, इसलिए उनको जो है वो उनके इलेक्शन जो मंजूर किए गए रिटर्निंग अफसर के फैसला देकर वो फैसला कलअदम करार दिया जाए और उनको नाअहल करार दिया जाए। तो इस तरह जो है वो नोटिस हुए हैं। बाकी जो मैं खुद एक ऑब्जर्वेशन देखी, अगर देखें मैं ये नहीं कहूंगा कि जुडिशरी में से कुछ लोग जो है किसी की इमा पर फैसला नहीं करते, यकीनन करते होंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ ग्राउंड्स, कुछ ना कुछ वजूहात इस तरह की देते हैं जिसमें आपको नजर आ रहा होता है कि कुछ ना कुछ लचक नहीं है। कानूनी नुकात, चूंकि जिस तरह कानून में लचक है, वो बहुत सारी वजूहात, बहुत सारी चीजें सामने रखते हैं। लेकिन जो रिटर्निंग अफसरान थे जुडिशरी से हट के, ब्यूरोक्रेसी से, उनकी नाअहली, उनकी काबिलियत और उनकी जो एक कहते ना कि पर्ची पर लगाए गए जो लोग थे, वो सब खुल के सामने आया। यानी कि एक उम्मीदवार था आजाद, उनके बारे में बताया गया कि जी उसने एक कागजात नामजदगी इस तरह मुस्तरद किए कि उसके जो एक PTCL का उसने फोन लगवाया था और फोन नंबर बंद हो गया, फोन बंद हो गया, तो उसके ड्यूज उसके ऊपर बकाया जात थे, इसलिए उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। वो कहता है मैंने तो ड्यूज अदा कर दिए थे, उसके बावजूद भी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। इस तरह कई और मिसालें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जुडिशरी से रिटर्निंग अफसरान होते
जिसकी बार बार मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो है वो अपील भी की जाती रही, वो नहीं मानी गई, तो यकीनन वो जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हुए थे तो या करते तो कुछ ना कुछ वजूहात, ठोस वजूहात लिखते। लेकिन जिस तरह इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग अफसरान ने किया है, ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं वो बैठ के अब उन ब्यूरोक्रेट्स के जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके मुंह पर लगी कालक जो है उसको धो रहे हैं। क्योंकि अगर यहां से भी बगैर रीजन के, बगैर वजूहात के वो कागजात नामजदगी की जो मुस्तरद करने के जो फैसले हैं वो अगर जो है वो बरकरार रहते हैं, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ लोग हमारे उन रिटर्निंग अफसरान और उन ब्यूरोक्रेसी पे उंगलियां उठाएंगे, बल्कि हमारे जो जुडिशरी के जो ट्रिब्यूनल्स के सरबराह हैं उनके ऊपर भी संगीन उंगलियां उठेगी। तो ये अब सिलसिला है कि अब देखना यह है कि मजीद अब सूरत हाल क्या होती है। मैं आपसे जाते जाते फिर एक दफा गुजारिश करूंगा कि अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा अपनी कमेंट्स में, और उसके बाद फिर चूंकि मैंने सिंध के हवाले से ही बताया, लाहौर में, पंजाब में भी इस तरह आपको नजर आ रहा है, दूसरा आपको खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में भी इसी तरह नजर आ रहा है। और शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा गया कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। उनके NA 214 उमरकोट से भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। गुज़श्ता रोज हमने वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखी थी। तो अगर मुल्तान से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो वो उमरकोट से, चूंकि एक बहुत बड़ा उनका हल्का है, वहां पर हल्का अहबाब भी कह सकते हैं, उनके मुरीदैन की बड़ी तादाद है उमरकोट के इलाके में, तो यहां से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तो कराची या सिंध के हल्के से वो उनको कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए हैं और वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।